नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जैंगर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन ऑफ शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र के पुस्तक के पाठ नंबर 5, जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। संतुलित बजट, अधिशेष बजट और बजट घाटे के बारे में चर्चा करेंगे। इससे जो पिछला वाला जो वीडियो है उसमें हमने ये जाना था कि पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय क्या होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि संतुलित बजट क्या होता है, आधिक्य बजट क्या होता है और बजट घाटा क्या होता है। यानी आज के वीडियो में हम जो बजट घाटे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित बजट की। देखो, संतुलित बजट है क्या? संतुलित बजट, देखो, जब सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जो बजट होता है वो संतुलित बजट होता है। यानी सरकार की जो आय है, जो व्यय है, वो दोनों क्या है, बराबर होते हैं। यानी सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाएगी, संतुलित बजट कहलाती है। यानी सरकार की प्राप्तियां या आय, सरकार की प्राप्ति, आय, व्यय दोनों, सरकार की प्राप्तियां व व्यय दोनों बराबर होते हैं तो वह संतुलित बजट होता है। वह संतुलित बजट कहलाता है। तो बच्चों, संतुलित बजट समझ में आ गया होगा कि सब सरकार की आय और सरकार का व्यय, यानी प्राप्तियां और व्यय क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। उस स्थिति में यानी संतुलित बजट क्या है, प्राप्तियां बराबर क्या होगा, व्यय। ये क्या है, संतुलित बजट है। तो संतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट में सरकार की जो प्राप्तियां होती है, सरकार की जो आय है वो सरकार के व्यय के बराबर होती है। यानी सरकार की प्राप्तियां और व्यय दोनों बराबर होते हैं तो वह संतुलित बजट कहलाता है। यानी संतुलित बजट बराबर क्या है, प्राप्तियां बराबर व्यय। यानी संतुलित बजट किसके बराबर होगा, जहाँ प्राप्तियां और व्यय क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, वो संतुलित बजट कहलाता है। तो बच्चों, आपको संतुलित बजट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आधिक्य बजट यानी अधिशेष बजट के। अधिशेष या आधिक्य बजट, देखो, जब अर्थव्यवस्था में जो व्यय होता है वो प्राप्तियों से कम है, यानी प्राप्तियां ज्यादा है और व्यय कम है, तो उस स्थिति में सरकार के पास क्या रहता है, जो बजट होता है वो आधिक्य बजट या अधिशेष का बजट रहता है। यानी सरकार के पास जो प्राप्तियां है, जो आय है वो तो ज्यादा है और जो व्यय है वो क्या है, कम है। जैसे मान लो सरकार के पास आय प्राप्त हुई 100 रुपए की और व्यय हुआ 80 रुपए का, तो इस स्थिति में सरकार के पास क्या रहे, 20 रुपए अधिशेष के रूप में बच गए, तो वो क्या कहलाता है, अधिशेष बजट या आधिक्य बजट कहलाता है। यानी जब सरकार की प्राप्तियां सरकारी व्यय से अधिक होती है तो वह अधिशेष या आधिक्य बजट कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, सरकार की जो प्राप्तियां है वो सरकार की व्यय से अधिक है। यानी सरकारी प्राप्तियां ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन है सरकारी व्यय से। तो उस स्थिति में क्या होता है, बजट कैसा होता है, अधिशेष का बजट होता है। तो समझ में आ गया होगा। जब
प्राप्तियां और व्यय दोनों बराबर होते हैं, यानी सरकार को 100 रुपए की आय प्राप्त हुई और 100 रुपए खर्च कर दिए, यानी तो वो क्या है, संतुलित बजट है। यहाँ पे क्या है, प्राप्तियां ज्यादा है और व्यय क्या है, कम है, तो उस स्थिति में सरकार के पास अधिशेष या अधिक बजट रहता है। अब है तीसरा बजट घाटा। बजट घाटा, तो देखो जब कुल व्यय, ध्यान देना बच्चों, जब कुल व्यय ज्यादा होता है कुल प्राप्तियों से, यानी कुल व्यय ज्यादा है और कुल प्राप्तियां कम है, तो उस स्थिति में क्या होता है, बजट घाटा होता है। जैसे मान लो सरकार को 100 रुपए तो प्राप्तियां हुई, कितने रुपए, 100 रुपए, और व्यय कितना हुआ, 120 रुपए, यानी जितनी प्राप्तियां हुई उससे ज्यादा 20 रुपए क्या करने पड़े, व्यय करने पड़े, तो इसका मतलब सरकार को क्या हुआ, घाटा हुआ। तो वो स्थिति क्या कहलाती है, बजट घाटे की स्थिति कहलाती है। यानी जब सरकारी प्राप्तियां सरकारी व्यय से कम होती है, अर्थात कुल व्यय ज्यादा है कुल आय से, यानी कुल व्यय ज्यादा है कुल आय से, तो वह बजट घाटा कहलाता है। तो बजट घाटा समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्या है, कुल प्राप्तियां कम है कुल व्यय से, यानी कि समझ में आ गया होगा, यानी कुल प्राप्तियां कम है और कुल व्यय ज्यादा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, सरकार को घाटा होता है। जब प्राप्तियां ज्यादा होती है और व्यय कम होता है, तो उस स्थिति में सरकार के पास अधिशेष बजट होता है। जब प्राप्तियां और व्यय दोनों बराबर होते हैं, तो उस स्थिति में बजट कैसा रहता है, संतुलित बजट। तो अगर आपकी परीक्षा में संतुलित बजट पूछे या बजट घाटा पूछे या अधिक या अधिशेष बजट पूछे, तो आप आराम से बता सकते हो कि जब सरकार की प्राप्तियां और सरकार के व्यय दोनों बराबर होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, संतुलित बजट होता है। जब सरकार की प्राप्तियां सरकार की व्यय से अधिक होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, अधिशेष बजट, यानी प्राप्तियां ज्यादा है, संतुलित प्राप्तियां ज्यादा है व्यय से, तो उस स्थिति में क्या होता है, अधिशेष बजट होता है। परंतु जब प्राप्तियां सरकारी व्यय से कम होती है, यानी कुल व्यय ज्यादा है कुल आय से, तो उस स्थिति में क्या होता है, बजट घाटा होता है। यानी कुल प्राप्तियां कम है कुल व्यय से, यानी कुल व्यय ज्यादा है कुल प्राप्तियों की तुलना में, तो उस स्थिति में क्या होता है, सरकार को बजट घाटा होता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये तीनों बजट आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में विभिन्न जो घाटे हैं, सरकारी घाटे के माप, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक के बारे में। राजस्व घाटा। राजस्व घाटा सरकार के राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य को दर्शाता है, यानी जो राजस्व प्राप्ति है के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य को दर्शाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियां कम है और राजस्व व्यय ज्यादा है, तो उस स्थिति में सरकार को होता है राजस्व घाटा। ये राजस्व घाटे का सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान देना बच्चों, कि राजस्व घाटे का सूत्र भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्व घाटा बराबर है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, यानी राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियां को घटा देंगे और जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, राजस्व घाटा होगा। तो बच्चों आपको राजस्व घाटा क्या होता है समझ में आ गया होगा, यानी सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य को दर्शाता है, यानी राजस्व घाटा बराबर है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अब देखो राजस्व घाटे के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं कि राजस्व घाटा में केवल उन्हीं लेन देन को शामिल किया जाता है जिससे सरकार के वर्तमान आय या व्यय पर प्रभाव पड़ता है। यानी राजस्व घाटे में ध्यान देना बच्चों, मुख्य बात क्या है कि राजस्व घाटे में उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जो जिनसे सरकार के वर्तमान यानी प्रेजेंट आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। सरकार की जो वर्तमान आय और व्यय है उन पर जो प्रभाव पड़ता है उन्हीं लेन देनों को राजस्व घाटे में शामिल किया जाता है। तो पहली चीज मुख्य बात आ गई। दूसरी जो मुख्य बात है राजस्व घाटे की, जब सरकार को राजस्व घाटा होता है, ध्यान देना बच्चों, जब सरकार को राजस्व घाटा होता है तो इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार की निर्बचत कर रही
है, यानी सरकार बचत नहीं कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग संबंधी व्यय के कुछ हिस्सों को पूरा करने के लिए कर रही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सरकार निर्बचत कर रही है और साथ साथ में क्या है, जो अन्य क्षेत्रों की जो बचत है उनका उपयोग किस लिए कर रही है, उपभोग संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए कर रही है। और तीसरी जो मुख्य बात है राजस्व घाटे की, कि इस स्थिति में सरकार को न केवल अपने निवेश के लिए अपितु अपने उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण ग्रहण करना पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि निवेश के लिए नहीं बल्कि अपने उपभोग संबंधी, ध्यान देना बच्चों, उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण ग्रहण करना होगा। यानी जो सरकार की उपभोग संबंधी आवश्यकताएं है उनको पूरा करने के लिए सरकार को ऋण ग्रहण करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे भी उपभोग संबंधी आवश्यकताएं है और ऊपर वाले जो हमने दूसरी मुख्य बात पढ़ी वहां पे भी क्या है, उपभोग संबंधी व्यय के कुछ हिस्सों को पूरा करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि राजस्व घाटा क्या है, राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य को दर्शाता है। यानी राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां राजस्व घाटे को दर्शाते हैं। और जो मुख्य बात है राजस्व घाटे से संबंधित वो मैंने आपको बता दी है, इनको आप नोट भी करते रहना और राजस्व घाटा समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं अगले घाटे के बारे में, राजकोषीय घाटा। ध्यान देना बच्चों, ये राजकोषीय जो घाटा है ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा राजकोषीय घाटा क्या, कि सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर, यानी कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है, वो क्या है, राजकोषीय घाटा है। यानी सकल राजकोषीय घाटे का सूत्र क्या होता है कि कुल व्यय माइनस फिर है राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां। ध्यान देना बच्चों, ये सूत्र याद कर लेना। ये सूत्र कभी कभी पूछ भी लेते हैं परीक्षा में कि राजकोषीय घाटे का सूत्र बताइए। तो राजकोषीय घाटे का सूत्र क्या हो गया कि कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां। यानी राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां वो कुल व्यय में से घट जाएगी तो आपको राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। ये बताया है कि कुल सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। यानी राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां जब कुल व्यय में से घट जाती है तो आपको सकल राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाता है। तो देखो गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है कि गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां है जो ऋण ग्रहण को छोड़ के अंतर्गत नहीं आती। मतलब जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती वो क्या है, गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां है, इसलिए इससे ऋण में वृद्धि नहीं होती। यानी ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां और उससे ऋण में वृद्धि भी नहीं होती। जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियों के। पहला तो दे रखा है ऋणों की वसूली और दूसरा दे रखा है उदाहरण कि सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त राशि। यानी ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त राशि क्या है, गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां है। और राजस्व प्राप्तियां दोनों जुड़ जाएगी और कुल व्यय में से घट जाएगी तो आपको राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। फिर है अगला इसका मुख्य बात कि राजकोषीय घाटा वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। यानी राजकोषीय जो घाटा है, राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण, ध्यान देना बच्चों कि राजकोषीय घाटे का जो वित्त पोषण है वो ऋण ग्रहण के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। और अगली मुख्य बात है कि राजकोषीय घाटे से सभी स्रोतों से सरकार को के ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चलता है। यानी राजकोषीय घाटे से ही सरकार के ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चलता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये जो राजकोषीय घाटा है ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और इसको आप नोट भी करते जाना। जिससे इससे पहले हमने राजकोषीय घाटे के पहले राजस्व घाटा बताया तो उसको भी आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं प्राथमिक घाटे की। प्राथमिक घाटा देखो बच्चों, इससे पहले हमने राजकोषीय घाटे के बारे में जान लिया। प्राथमिक घाटा क्या होता है उसके बारे में अब जानेंगे कि प्राथमिक घाटा कि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है। यानी प्राथमिक घाटा कैसे प्राप्त होगा कि सकल राजकोषीय घाटे में से आप ब्याज अदायगी को घटा दोगे तो आपको
प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। यानी प्राथमिक घाटा बराबर क्या है, सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व या ब्याज अदायगी। दायित्व की जगह आप अदायगी भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो सकल प्राथमिक घाटा बराबर क्या है, सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व या अदायगी। तो आप प्राथमिक घाटा प्राप्त कर सकते हो। अब इसके जो मुख्य बात है कि निवल ब्याज दायित्व या अदायगी क्या होती है, ध्यान देना बच्चों कि निवल ब्याज दायित्व में निवल घरेलू परिदाय पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज दायित्वों से ब्याज अदायगी करने पर शेष राशि आती है। और प्राथमिक घाटे का माप का लक्ष्य क्या है कि प्राथमिक घाटे का माप का लक्ष्य वर्तमान राजकोषीय असंतुलन में प्रकाश डालना है। यानी प्राथमिक घाटा किस लिए ज्ञात किया जाता है कि जो वर्तमान में जो राजकोषीय असंतुलन है उसको दर्शाने के लिए, राजकोषीय असंतुलन को दर्शाने के लिए प्राथमिक घाटा निकाला जाता है। यानी वर्तमान व्यय के राजस्व से अधिक होने के कारण होने वाले ऋण ग्रहण के आकलन के लिए प्राथमिक घाटे का परिकलन किया जाता है। यानी वर्तमान जो व्यय के राजस्व से अधिक होने के कारण, जो वर्तमान व्यय के राजस्व से अधिक होने के कारण ऋण ग्रहण के आकलन के लिए प्राथमिक घाटे का परिकलन किया जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों प्राथमिक घाटा भी समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हमने राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा पढ़े। हमने सबसे पहले पढ़ा था राजस्व घाटा, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा राजकोषीय घाटा, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा प्राथमिक घाटा। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो 3 प्रकार के जो घाटे हैं सरकार के, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा, इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है और आप इनको अच्छे से समझना। अगर फिर भी अगर कुछ बातें समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।